हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के मॉडल पेपर को देखेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें हमने भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न लिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न लिया है, भूगोल से 5 प्रश्न लिया है और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी पाँच प्रश्न है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, विज्ञान जनरल साइंस से 5 प्रश्न पूछा जाता है, इंग्लिश से, और यानी कि हमने इसमें लगभग में सभी रीजनिंग से सभी क्वेश्चन जो है लिया है। जितने क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जाएंगे उतने क्वेश्चन को इसमें जो है लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास से हमने ये 5 प्रश्न जो है लिया है। पहला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव है, ऑप्शन बी विवेकानंद है, ऑप्शन सी रामानंद है, ऑप्शन डी नामदेव है। तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद जी थे और ऑप्शन नंबर डी रामानंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद जी भगवान राम के जो उपासक थे। और ऑप्शन इसमें जयदेव जो है, तो जयदेव कौन थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे और इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है गीत गोविंद। ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गीत गोविंद जो है किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है रचना है जयदेव की रचना है। ये भी पूछा जो है जा सकता है। आगे है, स्वामी विवेकानंद ने जो है किसकी उपासना की थी? तो ये तो इन्होंने कहा था ईश्वर आत्मा है, लेकिन इन्होंने देवी काली जी की जो है पूजा की थी जो है, तो देवी काली ये मानते थे। और ऑप्शन डी जो है नामदेव है, तो नामदेव जो है कृष्ण भगवान को मानते थे। तो इसका ऑप्शन जो है राम को मानने वाले रामानंद थे। तो राम जो है भगवान राम पर केंद्रित था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन भारतीय इतिहास से संबंधित है। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी बिहार के जो है राजगीर पावापुरी में। तो पावापुरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पावापुरी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ये 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में जो है इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन शाहजहां, ऑप्शन बी ऑप्शन बाबर है, सी ऑप्शन हुमायूं है, डी ऑप्शन अकबर है। तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। मुगल सम्राट की अगर बात किया जाए तो बाबर ने मुगल सम्राट की जो है नींव रखी थी। और पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित अंतिम शासक था, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को जो 1526 ईस्वी में हरा करके और इन्होंने मुगल सम्राट की जो है नींव डाली थी। और इनका शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक जो है चला था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बाबर, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाली चीनी तीर्थयात्री कौन था? फायान था, हेथिंग था, या फिर वांगसाई था, हेत्सुआंग था। तो हेत्सुआंग जो था हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला जो है प्रथम चीनी यात्री था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी ऑप्शन हेत्सुआंग एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय इतिहास से पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? ऑप्शन ए हैदर अली ने, ऑप्शन बी मीर कासिम ने, ऑप्शन सी मीर जाफर ने, या फिर ऑप्शन 4 अवध के नवाब ने। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें जो सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया था तो मीर जाफर ने दिया था। तो मीर जाफर ने जो उनको धोखा देकर हरवा दिया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर मीर जाफर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान एक समाचार पत्र था केसरी। तो केसरी के संस्थापक थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक जो है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है,
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1905 को, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1905 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905 को। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और एक क्वेश्चन इससे कई बार जो पूछा गया कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जो है कर्जन था, लॉर्ड कर्जन जो है उस समय वायसराय था भारत का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भगत सिंह है, ऑप्शन बी डी सावरकर है, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी है, या फिर ऑप्शन डी पी मित्रा है। तो पी मित्रा जो है अनुशीलन समिति का जो संबंध है। तो और 3 लोगों ने इस समिति को जो है इसको बनाया था, सहयोग से बना था। पी मित्रा थे, वारिंद्र घोष थे और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में 1902 में जो है इस समिति को जो है पश्चिम बंगाल मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल में मिदनापुर है, वहीं पे जो है इस समिति का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको माना जाता है? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब हुआ था? तो इसका जो है 1907 में कांग्रेस के जो है सूरत के अधिवेशन में जो है गरम दल कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में। तो ऑप्शन बी जो है दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। और इसके जो है गरम दल के जो नेता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी 23 मार्च 1922, ऑप्शन जो है सी दिया है 5 जनवरी 1842, या ऑप्शन डी दिया गया 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें जो जनरल डायर के कहने पे जो है गोलियां चलाई गई थी और इसमें 400 प्लस लोगों की जो है डेथ हो गई थी और 2000 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे। तो ये कब हुआ था? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भूगोल से संबंधित 5 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा पेट में। तो पहला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी कर्नाटक में है, ऑप्शन सी उड़ीसा में है, ऑप्शन डी राजस्थान में है। तो नागरहोल जो है नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो जो है कर्नाटक में स्थित है और ये वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मसूरी में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी देहरादून में। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर देहरादून। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार, या ऑप्शन अटाकामा। तो भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। तो थार का रेगिस्तान थार मरुस्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी एमेजॉन बेसिन, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी कांगो बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन का डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन का डेल्टा जो है एकदम राइट आंसर सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भूगोल से संबंधित 5वां प्रश्न है आज का, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा है, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट के ढलान। तो इसका जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो अमरकंटक इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है उसको क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, प्राथमिक उधार दर। तो इसको जो है रेपो दर कहा जाता है। रेपो दर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो रिजर्व बैंक जो वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देता है, लोन देता है, उसको रेपो दर कहते हैं। रेपो दर पर जो है सभी बैंकों को आरबीआई लोन देता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन सी चतुर्थक।
तो सेवा क्षेत्र जो होता है वो तीसरे, अर्थव्यवस्था को तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास का उत्पादन, बैंकिंग। तो कपड़ा उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में आता है। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, मार्क्सवादी। तो किस आर्थिक प्रणाली में जो है वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं उनके क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पूंजीवादी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड ऑप्शन पूंजीवादी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? प्रगतिशील कर कौन सा? उत्पाद शुल्क है, चुंगी है, आयकर है, गृह कर है। तो इसमें जो आयकर होता है ये प्रगतिशील कर होता है। तो आयकर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में जो है कहा जाता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 49वां संविधान संशोधन? तो ये जो है जोड़ा गया है ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका 42वां संविधान संशोधन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसका, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। तो लोक परिषद होता है, मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार अधिकार को किस संविधान के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें, 42वें, 36वें, 52वें। तो इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको हटा दिया गया था। 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है इसको, तो इसको हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए ऑप्शन ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो किस रक्त समूह को कहते हैं? तो रक्त समूह ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है। और एक क्वेश्चन जो है और पूछ सकता है, सर्वग्राही किसको कहा जाता है? तो ए बी जो है रक्त समूह जो होता है ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। और रक्त समूह की खोज जो है स्टीनर ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा वाला थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। तो दोनों जो है पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है साइंस का, डैश सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म, अवतल दर्पण। तो इसको प्रिज्म जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में जो है वर्णों में विभाजित कर देता। तो प्रिज्म इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है? 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 केल्विन, 0 केल्विन। तो 373 केल्विन में जो है जल को जलवाष्प में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम क्या, चूना पत्थर, चूना मार्बल, वाशिंग सोडा है। तो क्या नाम है, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य हिंदी से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द से। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है, निंदक है, कटु है, अंधकार है, समीक्षक है। तो प्रशंसक का होता है प्रशंसा करना और निंदक का मतलब हुआ निंदा करना। तो निंदक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही निराकार हो, साकार हो, विकार हो या फिर आकार हो। तो इसमें मानो ईश्वर ही साकार हो, तो साकार इसमें भरा जाएगा। तो साकार एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो ये कष्ट साध्य है, कष्टदायी, आकृष्ट है या फिर कष्टदायी है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, कष्टदायी। बहुत जो है कष्टदायी है। तो तकलीफ कष्टदायी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सीधे रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना, संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संकटपूर्ण कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्सुक का पर्यायवाची शब्द होता, आतुर होता, हौसला होता, जलसा होता, मेहनती होता है। तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द होता है आतुर। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आतुर। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमें जो अंडरलाइन आइटम्स है इसको जो है इसकी मीनिंग अप्रिशिएट मीनिंग राइट करनी है। कौन सी मीनिंग होगी, तो अनु जम्प्ड द गन, तो ये जो है अंडरलाइन है। एंड अनाउंस देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल, तो साउटेड लाउडली, चिल्लाया जोर से, स्टार्टेड शूटिंग, एक्टेड हैजली या हेड क्विकली। तो इसमें जम्प्ड द गन, तो एक्ट हेस्टली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो फिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीनिंग द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये ग्रुप ऑफ पीपल who have come together in the religion building for worship and prayer। इसमें चारों मीनिंग जो है क्राउड में भीड़ होता, थ्रोंग में भीड़ और मल्टीट्यूड भीड़, यानी सब मीनिंग जो है भीड़ की ही है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसकी कोई एक ऐसी मीनिंग बतानी है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कैंग्रेगेशन बोलते हैं, कैंग्रेगेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह कहते हैं कैंग्रेगेशन को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो हेजेंस का मतलब होता है जघन्य, जघन्य होगा। और एग्रीगेबल लिखा है, वेस्ट है, अनविलिंग है, अनहेल्थी है। तो सबकी मीनिंग अगर देखा जाए तो बेस्ट की एग्रीडेबल की मीनिंग होती है सहमत। क्या होता है, सहमत। तो जघन्य का सहमत जो है ये हो जाएगा। बेस्ट का होता बेस्ट का पक्षपाती, पक्षपाती किसी के पक्ष में होना। और अनविलिंग का होता अनिच्छुक और अनहेल्थी का होता अस्वस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीएबल। अगला 4th क्वेश्चन इंग्लिश से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्लूमी का अगर देखा जाए मीनिंग क्या होती है, तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास। तो उदास का क्या हो जाएगा, डल। डल भी जो है सिनोनिम्स देखना है, तो डल मीन्स भी जो है उदास होता है। लाइट में प्रकाश, ब्राइट में चमकदार, पेनफुल दर्द नाक होता है, लेकिन डल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। वन इन द ब्लू मून, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, नेबर, रेयरली। तो इसका रेयरली जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुत कम। वंस इन द ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, तो बहुत कम जो है इसका एडम्स का रेयरली जो है वेरी रेयरली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है तर्क शक्ति से है, लॉजिक रीजनिंग से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के से की माँ से क्या संबंध है। तो एक लड़के ने जो परिचय कराया, रितिका ने कहा कि ये जो है जो लड़का है यह मेरे पिता के इकलौते का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के से क्या संबंध है, तो जो रितिका होगी तो उस लड़के की जो है ऑप्शन नंबर
वी ननद लगेगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जैसे मेक, तो पहले इसको 9 कर लेते हैं, 1 2 3 4 कर लेंगे। तो इसमें क्या किया गया, 2 पहले लिखा गया है, समझ लेंगे इसको 2 हो जाएगा। उसके बाद में ई है, ई किस नंबर पे, 4 पे, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद में के जो हमारा है 3 पे है और 1 हो जाएगा। ऐसे जस्ट को लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 है, तो जस्ट को 2 पहले तो यू पहले हो जाएगा। उसके बाद में 4 लिखना है तो 4 पे टी है तो टी आ जाएगा, फिर 3 है तो एस हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, यू टी एस, यू टी जे टी, यू टी, उसके बाद में थर्ड है एस हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, यू टी एस जे, यू टी एस जे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग से संबंधित अगला क्वेश्चन दिया है, गूगल को ये लिखा जाता है, तो इसमें क्या लिख, तो इसमें +2 किया गया है, फिर -2 किया गया है, फिर +2 किया गया है, -2 किया गया, यही जो है सीरीज इसमें चल के आई है। तो पेंसिल में हम लोग क्या कर देंगे, +2, तो इसमें +2 करेंगे तो r हो जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्यूब से संबंधित है, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब हो, 5 का, 7 का, 9 का, तो फिर 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 13 जो है 1331 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है, तो पहले मोजा है, गले की टाई, पट्टा, चश्मा, बाजूबंद, तो इसका ऑप्शन नंबर वी जो है एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे, मैथ को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन को हमने इसमें ले रखा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।